वेलकम टू FK सुपर क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कैपेसिटेंस की। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर रखा है। इस लेक्चर में कैपेसिटेंस की बात करेंगे। दिस लेक्चर इज़ फॉर क्लास 12th। हमने डिफरेंट लेक्चर्स बना रखे हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट स्टैंडर्ड्स एंड क्लासेस। आप प्लेलिस्ट में जा कर के अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने क्लास के हिसाब से आप लेक्चर वॉच कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में लेक्चर्स अवेलेबल हैं फॉर क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th। हमने बहुत से ऐसे लेक्चर भी बनाए हैं जो जनरल अंडरस्टैंडिंग और बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है। उसको हमने प्लेलिस्ट में जनरल साइंस, बेसिक साइंस और एलिमेंट्री एजुकेशन के अलग अलग प्लेलिस्ट में इनको डाल रखा है। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जो वीडियो आपको अच्छा लगता हो, सूट करता हो आपके स्टैंडर्ड को, आप वो ज़रूर देखें। आज का लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस क्लास 12th के लिए है। इसका एक पोर्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑलरेडी हमने कवर कर रखा है अपने लास्ट लेक्चर में। आप प्लेलिस्ट में जाकर के क्लास 12th के लिस्ट में आप देख सकते हैं। लास्ट लेक्चर जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का था। आज हम कैपेसिटेंस को डिटेल में समझेंगे। कैपेसिटर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कैपेसिटेंस। कैपेसिटर का प्रॉपर्टी होती है कैपेसिटेंस। तो पहले हम कैपेसिटर को समझते हैं कि कैपेसिटर क्या है। इट इज अ डिवाइस टू स्टोर चार्ज एंड इन टर्न स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैपेसिटर वो डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करता है। चार्ज स्टोर करेगा, इट मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर रहा है। तो कैपेसिटर एक डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर रहा है। कहीं भी फ्लक्चुएशंस होती है, कहीं भी आपको स्मूथ फ्लो चाहिए इलेक्ट्रिसिटी का, चार्ज का, तो वहाँ हम कैपेसिटर को यूज़ करते हैं। Any conductor can store charge to some extent. हर एक कंडक्टर जो है ना कुछ चार्ज को स्टोर करता है। बट वी कैन नॉट गिव इनफाइनाइट चार्ज टू ए कंडक्टर। लेकिन हम इनफाइनाइट चार्ज किसी कंडक्टर को नहीं दे सकते। एक लिमिट होगा चार्ज देने का उस कंडक्टर पे। कंडक्टर क्या है? जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, जो पास करेगा पावर को फ्लो करने के लिए, चार्जेस को फ्लो करने के लिए। When charge is given to a conductor, its potential increases. जब चार्ज किसी कंडक्टर को हम देते हैं तो उसका पोटेंशियल बढ़ जाता है। So charge is responsible for increasing the potential. यही वजह है कि हम किसी कंडक्टर को एक एक्सटेंट तक ही चार्ज दे सकते हैं, क्योंकि उसकी एक पोटेंशियल की वैल्यू होगी। उससे ज़्यादा का अगर आपने चार्ज दे दिया तो उसका पोटेंशियल ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो वो लीक कर देगा। जो आसपास का एयर है ना उसको आयोनाइज कर देगा, जिसकी वजह से चार्ज फ्लो हो जाएगा एयर में। सो any conductor can store charge to some extent. We cannot give infinite charge to a conductor. But charge cannot escape the conductor because air or medium around conductor is dielectric. चार्ज जो है वो कंडक्टर से बाहर जल्दी नहीं आएगा। क्यों? जब आप चार्ज दे रहे हैं किसी कंडक्टर को तो वो होल्ड करता है एक लिमिट तक,
और जल्दी वो कंडक्टर से बाहर नहीं आएगा चार्ज। क्यों? इसलिए कि जो एयर है या जो मीडियम कंडक्टर के चारों तरफ है वो क्या है? डाई इलेक्ट्रिक है, इंसुलेटिंग मीडियम है। इसलिए जो चार्ज है वो जल्दी मीडियम में नहीं आता है, एयर में नहीं आता है। When due to increasing charge, the potential increase to such extent that air touching the conductor starts getting ionized and hence charge gets leaked. No more charge can be stored and no more potential increase. लेकिन जब आप चार्ज बढ़ाते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, तो पोटेंशियल भी इंक्रीज होता जा रहा है और एक कंडीशन आएगा, एक लिमिट आएगा जब जो चार्ज है वो लीक कर जाएगा, फ्लो हो जाएगा मीडियम में, दैट इज एयर में। क्यों? इसलिए कि जो एयर आसपास में है उस कंडक्टर का, जो उसको टच कर रहा है, वो आयनाइज होने लगेगा। जब आयनाइज होने लगेगा तो चार्ज क्या होगा? लीक कर जाएगा। चार्ज विल फ्लो फ्रॉम द कंडक्टर टू द मीडियम, दैट इज एयर। सो नो मोर चार्ज कैन बी स्टोर्ड एंड नो मोर पोटेंशियल इंक्रीज। उसके बाद उसका जो लिमिट था चार्ज को होल्ड करने का, स्टोर करने का, दैट इज एंड, खत्म हो गया। उसका लिमिट आउट है, अब चार्ज स्टोर नहीं कर सकता। सो जब चार्ज स्टोर नहीं होगा तो पोटेंशियल भी इंक्रीज नहीं होगा। सो नो मोर चार्ज कैन बी स्टोर्ड एंड नो मोर पोटेंशियल इंक्रीज। दिस इज लिमिट ऑफ चार्जिंग अ कंडक्टर। ये लिमिट होता है किसी भी कंडक्टर के चार्जिंग का। The electric field which can ionize air is 3 into 10 raised to power 9 volt per meter। जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो एयर को आयनाइज कर दे वो कितना है? 3 into 10 raised to power 9 volt per meter। इससे ज़्यादा जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा तो चार्ज स्टार्ट्स लीकिंग इनटू द एयर, बिकॉज एयर इज गेटिंग आयनाइज्ड after this amount of electric field, that is 3 into 10 raised to power 9 volt per meter। इसके बाद एयर क्या हो जाएगा? आयनाइज होने लगेगा, hence charge is getting leaked into the air। कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्या होता है? द टर्म कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर is the ratio of charge to it by rise in its potential। Capacitance क्या है? It is the ratio of charge to it by rise in its potential। जो capacitance है वो है charge upon potential। It is the ratio of the charge to it by rise in its potential। C is equal to Q upon V। In this relation, if V is equal to 1, अगर V को हम 1 कर दें तो C क्या हो जाएगा? If V is equal to 1, then C is equal to Q। जो भी कैपेसिटेंस क्या होगा? जो भी चार्ज होगा वो कैपेसिटेंस होगा। अगर V की वैल्यू, पोटेंशियल की वैल्यू 1 कर दें तो क्या आ रहा है रिलेशन? जो भी चार्ज होगा वही उसका कैपेसिटेंस है। Capacitance of a conductor is equal to the charge which can change its potential by 1 volt। Capacitance क्या है कंडक्टर का? ये वो चार्ज है जो कंडक्टर के पोटेंशियल को 1 वोल्ट चेंज कर दे। यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? फराड, जिसको हम F से डिनोट करते हैं। यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फराड, which is denoted as F। 1 फराड का क्या डिफिनेशन हो जाएगा? कभी कभी बोर्ड के एग्जाम में पूछ लेते हैं। 1 फराड इज कैपेसिटेंस ऑफ सच अ कंडक्टर whose potential
increase by 1 volt when charge of 1 coulomb is given to it. 1 फराड क्या है? वो कैपेसिटेंस है कंडक्टर का जो पोटेंशियल कितना इंक्रीज करता है? 1 वोल्ट। कब? जब हम 1 कूलम का चार्ज उस कंडक्टर को देंगे। जब 1 कूलम का चार्ज उस कंडक्टर को मिलेगा तो पोटेंशियल कितना चेंज होगा? 1 वोल्ट। तो उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्या कहलाएगा? 1 फराड। 1 farad is capacitance of such a conductor whose potential increase by 1 volt when charge of 1 coulomb is given to it. 1 coulomb is very large unit. 1 coulomb नहीं, 1 farad, यहाँ पर farad होना चाहिए, F-A-R-A-D. 1 farad is a very large unit. The practical smaller units are, practical smaller units क्या हैं कैपेसिटेंस के? माइक्रोफ्राड, जिसको हम 10⁻⁻6 फराड कहते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में ज़्यादा यूज़ करते हैं, माइक्रोफ्राड। और अगर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की बात करेंगे तो वहाँ पिकोफ्राड यूज़ करते हैं, दैट इज़ 10⁻12 फराड। पिकोफ्राड, दैट इज़ 10⁻12 farad, which is used in electronic circuit. जो कैपेसिटेंस है वो माइक्रो और पिको में ही यूज़ करते हैं। चूँकि फराड जो हो गया वो एक बड़ा यूनिट हो गया। प्रैक्टिकल यूनिट क्या है? माइक्रो फराड है जब हम इलेक्ट्रिकल सर्किट को डिस्कस कर रहे हैं तो, और अगर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट अंडर कंसिडरेशन है तो वहाँ पर पिको फराड ही यूज़ होता है। और पिकोफ्राड कितना होता है? 10⁻⁻12 फराड, और माइक्रोफ्राड 10⁻⁻6 फराड। एक्सप्रेशन देखते हैं कैपेसिटेंस का स्फेरिकल कंडक्टर के लिए। इफ चार्ज इज गिवन टू स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस r, इट्स पोटेंशियल राइज बाय v इज इक्वल टू q/4πε0r। पोटेंशियल वाले लेक्चर में हमने इसको एक्सप्लेन किया है, प्रूफ किया है। वहाँ आप देख सकते हैं कि पोटेंशियल जो होता है स्फेरिकल कंडक्टर का कितना होता है? q/4πε0r, या इसको हम आसानी के लिए P इज इक्वल टू KQ/R, जहाँ पर K की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/4πε0। ठीक है। तो पोटेंशियल क्या होता है स्फेरिकल कंडक्टर का? स्फीयर का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? q/4πε0r। प्रूफ देखना है तो आप पोटेंशियल वाले लेक्चर को ज़रूर देखिए। देयरफॉर कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? q/v, जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा। कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल। तो q/v की जगह पे हमने डाल दिया q/4πε0r। यहाँ से v की जगह पे हमने, इस v की जगह पे q/4πε0r डाल दिया। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ गई? q/v, v की जगह पे हमने डाल दिया q/4πε0r। ओके, यहाँ से q कैंसिल हो गया और c की वैल्यू क्या आ गई? 4πε0r। यहाँ से हमने देखा जो कैपेसिटेंस है स्फेरिकल कंडक्टर का वो कितना आ रहा है? 4πε0r। सिर्फ रेडियस पे डिपेंड कर रहा है कैपेसिटेंस स्फीयर का। स्फीयर कैपेसिटेंस कितना आ गया? C इज इक्वल टू 4πε0r। The capacitance depends only on the radius or the size of the conductor. जो भी कंडक्टर का रेडियस है उस पर डिपेंड कर रहा है कैपेसिटेंस। The capacitance of अर्थ, अगर आप अर्थ की बात कीजिए जिसका रेडियस 6400 किलोमीटर है, जब आप इस फॉर्मूले में पुट कीजिएगा C इज इक्वल टू 4πε0r, r की वैल्यू यहाँ आपने 6400 किलोमीटर डाल दी, तो
यहाँ से कैपेसिटेंस अर्थ का कितना आता है 711 इंटू 10⁻⁻6 फराड। 711 into 10 raised to power minus 6 farad is the capacitance of the earth whose radius is 6400 kilometer. Parallel plate capacitor. Parallel plate capacitor को समझते हैं. Since single conductor capacitor do not have large capacitance, सिंगल कंडक्टर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ज़्यादा नहीं होता है, इस केस में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को कंस्ट्रक्ट किया गया ताकि जो कैपेसिटेंस है उसको बढ़ाया जा सके. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स आर कंस्ट्रक्टेड टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस बिकॉज सिंगल कंडक्टर कैपेसिटर डू नॉट हैव लार्ज कैपेसिटेंस. जहाँ हमें लार्ज कैपेसिटेंस की ज़रूरत पड़ेगी तो हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सिंगल कंडक्टर कैपेसिटर जो है वो लार्ज कैपेसिटेंस नहीं देता है. सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का रिक्वायरमेंट कहाँ है? जहाँ पर कैपेसिटेंस ज़्यादा की ज़रूरत है. प्रिंसिपल क्या है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का? प्रिंसिपल ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज दैट एन अनचार्ज्ड प्लेट brought near a charged plate decrease the potential of a charged plate and hence its capacitance increase. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या है कि एक अनचार्ज प्लेट को चार्ज प्लेट के नज़दीक लाया जाता है, जिससे क्या होगा? चार्ज फ्लो हो जाएगा. चार्ज फ्लो हो जाएगा तो क्या होगा? पोटेंशियल डिक्रीज कर जाएगा. पोटेंशियल डिक्रीज कर जाएगा तो क्या होगा? कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगा. आपने ये एक कंडक्टर था, वहाँ पर आपने अनचार्ज प्लेट ले आए. एक चार्ज प्लेट है ये कंडक्टर, यहाँ इसके पास आपने एक अनचार्ज प्लेट लेकर के आए तो ड्यू टू इंडक्शन क्या होगा? चार्ज फ्लो हो जाएगा. चार्ज फ्लो हो गया तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा. पोटेंशियल डिक्रीज करेगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा. कैसे? C इज इक्वल टू क्यू बाई वी. C जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल के. पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो C इंक्रीज होगा. कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या है? अनचार्ज प्लेट को नियर ए चार्ज प्लेट लाया गया, जिसकी वजह से चार्ज फ्लो हुआ. ड्यू टू इंडक्शन चार्ज फ्लो होने की वजह से पोटेंशियल डिक्रीज किया. पोटेंशियल डिक्रीज होने की वजह से कैपेसिटेंस इंक्रीज कर गया. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. नाउ इट कैन टेक मोर चार्ज. अब जो उसका लिमिट था उस कंडक्टर का चार्ज को होल्ड करने का, अब तो चार्ज फ्लो हो गया, चार्ज निकल गया वहाँ से, क्योंकि अनचार्ज प्लेट उसके सामने आ गया, तो अब वो चार्ज ले सकता है. और जितना चार्ज लेगा उतना उसका पोटेंशियल इंक्रीज करेगा. अब ये चार्ज लेगा अपने पोटेंशियल को इंक्रीज करने के लिए. कंडक्टर प्लेट का जो चार्ज लेने की टेंडेंसी थी उसको आपने क्या कर दी? बढ़ा दी. जब चार्ज बढ़ेगा तो फिर पोटेंशियल इंक्रीज करेगा. नाउ इफ अनचार्ज्ड कंडक्टर इज अर्थड, अगर जो अनचार्ज कंडक्टर है जो आपने चार्ज कंडक्टर के नियर में ले आए उसको आपने अर्थ कर दिया, तो उससे क्या हो गया कि इधर तो पूरा पोटेंशियल ज़ीरो हो गया इस प्लेट का. अर्थ कर दिया आपने. द पोटेंशियल ऑफ द चार्ज प्लेट फर्दर डिक्रीज देन, तो जिसकी वजह से जो चार्ज प्लेट का जो पोटेंशियल है वो क्या होगा? डिक्रीज करेगा, क्योंकि फ्लो ऑफ द चार्ज और ज़्यादा बढ़ जाएगा. बिकॉज उधर तो पूरा ग्राउंड कर दिया आपने दूसरे प्लेट को, तो जो फ्लो है चार्ज का वो ज़्यादा हो जाएगा. अब ज़्यादा हो जाएगा जिसकी उसकी वजह से क्या होगा? पोटेंशियल डिक्रीज करेगा. जब पोटेंशियल डिक्रीज होने लगेगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगा, बिकॉज C इज इक्वल टू क्यू बाई वी. दिस अरेंजमेंट ऑफ टू पैरेलल प्लेट इज कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. यही जो अरेंजमेंट है दो पैरेलल प्लेट्स का, इसको हम क्या कहते हैं? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर.
Expression for capacitance. Charge Q is given to a plate of area A. एक प्लेट है जिसका एरिया A है, वहाँ पर आपने चार्ज दे दी, उस प्लेट को आपने चार्ज दे दी. Another plate is kept at a distance D. दूसरे प्लेट को आपने D डिस्टेंस पे रखा. After induction, an electric field E is set up between the plates. Here, Q is equal to sigma A. सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी. सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो गया? जो भी चार्ज है उस सरफेस पे जिसका एरिया A है, जहाँ पर वो चार्ज फ्लो हो रहा है, उस सरफेस का एरिया A है और उस सरफेस को आपने चार्ज कितना दिया? Q. तो चार्ज पर यूनिट एरिया क्या कहलाएगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी. जो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? जो भी चार्ज है उस सरफेस पे जिसका एरिया A है, जहाँ पर ये चार्ज फ्लो हो रहा है, तो चार्ज पर यूनिट एरिया क्या कहलाएगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं. तो यहाँ से समझिएगा सिग्मा क्या है? चार्ज पर यूनिट एरिया, जिसको हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं. Q is the charge and A is the area of the surface over which this charge flows. तो फॉर्मूला क्या हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी का? Q अपॉन A. सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A. तो सिग्मा क्या हो गया? Q अपॉन A. Q क्या हो जाएगा? चार्ज क्या हो जाएगा? सिग्मा A. जो भी सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको टोटल चार्ज पता चल जाएगा उस सरफेस पे, राइट? तो Q इज इक्वल टू सिग्मा A. E इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. द इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या देता है? गिव्स द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट्स नियर ए चार्ज कंडक्टिंग सरफेस. कोई चार्ज कंडक्टिंग सरफेस है, उसके नज़दीक में, उसके आसपास में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. अगर आपको चार्ज पर यूनिट एरिया दिया गया है, जिसको हम सिग्मा बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, अगर वो गिवन है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं उस सरफेस के आसपास. कितना होगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. दैट गिव्स द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट नियर अ चार्ज कंडक्टिंग सरफेस. द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट इज गिवन बाय. पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? ये हमने पोटेंशियल के लेक्चर में प्रूफ भी किया, एक्सप्लेन किया है. V इज इक्वल टू ED. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस क्या देता है? पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो पोटेंशियल मिल जाता है, उसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा पोटेंशियल का. डायरेक्शन क्या होगा पोटेंशियल का? अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. एक्चुअल में पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ ED होगा, लेकिन हम यहाँ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? ED. पोटेंशियल क्या हो जाएगा? E इंटू डी. अब यहाँ पर चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. जो अभी हमने देखा कि अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे हमने सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डाल दिया, इंटू डी कर दिया. सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी. ये क्या हो गया? पोटेंशियल हो गया. चूँकि पोटेंशियल क्या होता है? E इंटू डी होता है. E क्या है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. चूँकि चार्ज पर यूनिट एरिया सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा. इंटू डी कर दी हमने. जब डी से मल्टीप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को तो क्या मिल जाएगा? पोटेंशियल मिल जाएगा. गॉट इट? तो यहाँ से आपको सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी आ गया पोटेंशियल. नाउ कैपेसिटेंस क्या होता है? Q अपॉन V. अब आपको Q पता है, Q सिग्मा A है, तो आपने Q की जगह पर डाल दिया सिग्मा A. फाइन. Q अपॉन V. V पता है, यहाँ आपने निकाला है V. सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी. सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट
इंटू डी। फाइन। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो गया। क्या आ गया, कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आ गई, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये आ गया, प्रूफ हो गया। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए याद रखिएगा। अगर आपको एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे दिया है, उसका एरिया पता है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट पता है, तो आप कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। कैसे आया, इसको हमने प्रूफ किया आपके लिए। So C is equal to epsilon naught A by D. If a dielectric constant K is inserted between the plates, then capacitance increase by factor K and become, अगर उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कोई और मीडियम आ गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, अगर एयर मीडियम है दोनों प्लेट के बीच में, तब तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इन दोनों प्लेट के बीच में कोई और मीडियम आ गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन है K, तो उस केस में क्या होगा, कैपेसिटेंस उस केस में इंक्रीज कर जाएगा जितना ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है उसके मल्टीपल में। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है तो कैपेसिटेंस कितना बढ़ जाएगा, K इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। जो भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस था उसमें K टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा कैपेसिटेंस। ये ध्यान रखिएगा, पैरेलल प्लेट के बीच के मीडियम पे डिपेंड करता है कैपेसिटेंस, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर मीडियम एयर है तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होगा। अगर कोई डाइलेक्ट्रिक है तो जो भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होगी उसके मल्टीपल में इंक्रीज कर जाएगा कैपेसिटेंस। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है तो कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, K इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ध्यान रखिएगा, C is equal to epsilon naught Ka by D. If there is any dielectric between the plates, then the capacitance increase by factor dielectric constant K and becomes C is equal to epsilon naught Ka by D. यह ध्यान रखिएगा, C is equal to epsilon naught Ka by D. The capacitance depend only on its configuration. अभी हमने देखा सिर्फ उसके कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड कर रहा था, डेट इज प्लेट एरिया एंड डिस्टेंस, एंड ऑन द मीडियम बिटवीन देम। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा था, एरिया ऑफ द प्लेट पे एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट पे। जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड कर रहा था। और किस चीज़ पर डिपेंड किया, जो भी मीडियम है बिटवीन देम, बिटवीन द प्लेट्स जो भी मीडियम है उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है उस पे। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है तो उस केस में कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जा रही थी, K टाइम्स बढ़ जा रही थी। C इज इक्वल टू K इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी हो जा रही थी इफ देयर इज अ मीडियम बिटवीन द प्लेट्स हुज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज K। तो यहाँ से इंफॉर्मेशन क्या मिल रहा है कि द कैपेसिटेंस डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज प्लेट एरिया एंड डिस्टेंस एंड ऑन द मीडियम बिटवीन देम। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल में डाइलेक्ट्रिक डाल करके बिटवीन द प्लेट्स पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है कि कैपेसिटेंस उस केस में जो भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है उतना टाइम्स बढ़ जाएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कैपेसिटर्स को हम कैसे कैसे लगा सकते हैं, एक तो सीरीज में लगा सकते हैं, दूसरा पैरेलल में लगा सकते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन कब बोलेंगे,
जब कैपेसिटर्स को हम इस तरीके से अरेंज किए हैं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए सिर्फ एक रास्ता हो, तब उस कॉन्फ़िगरेशन को क्या बताएंगे हम, क्या बोलेंगे, सीरीज़। जैसे हमने ऐसे लगा दी, ये कैपेसिटर है, इसके आगे गए, ये कैपेसिटर है, इसके आगे गए, ये कैपेसिटर है। अब ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब ए से बी पे जाने के लिए कितने रास्ते हैं, सिर्फ एक रास्ता है, यहीं से होकर के जाइएगा भाई, दूसरा तो कोई रास्ता है नहीं, सिर्फ सिंगल रास्ता है। अगर सिंगल रास्ता है, एक ही रास्ता है ए से बी पे जाने के लिए, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि दिस कॉन्फ़िगरेशन इज इन सीरीज, दिस कॉम्बिनेशन इज सीरीज कॉम्बिनेशन। जो कैपेसिटर लगे हैं ना, ये किस कॉम्बिनेशन से लगे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हैं। और अगर एक से ज़्यादा रास्ता हो ए से बी जाने का, सपोज करो ये एक कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर आपने ऐसे लगा दी, तीसरी कैपेसिटर आपने ऐसे लगा दी, ये ए है, ये बी है, ओके। अब ए से बी जाना है तो आप ऐसे भी जा सकते हैं, ए से बी जाना आप ऐसे भी जा सकते हैं, ए से बी जाना तो आप इस कैपेसिटर के थ्रू भी जा सकते हैं। तो क्या देखा आपने, ए से बी जाने के लिए एक से ज़्यादा रास्ता है। अगर आपको एक से ज़्यादा रास्ता कभी भी दिखे तो इस तरह के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं हम, पैरेलल अरेंजमेंट, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये फाइंड आउट करने का बहुत ही बेहतरीन तरीका है कि कौन सा कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन है, कौन सा कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन है। डिटेल में समझते हैं। कैपेसिटर्स कैन बी कंबाइंड इन टू वेज, दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। पहला है सीरीज, दूसरा है पैरेलल। If capacitors are connected in such a way that we can proceed from one point to other by only one path passing through all capacitors, then all these capacitors are said to be in series. जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो ए से बी पे जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। तो इस तरह के एलिमेंट को क्या बोलेंगे हम, सीरीज कॉम्बिनेशन। फाइन। Here three capacitors are connected in series and are connected across a battery of potential difference V. यहाँ जो तीनों कैपेसिटर है वो कैसे कनेक्टेड हैं, सीरीज में कनेक्टेड हैं, अक्रॉस अ बैटरी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V. The charge Q is given by the battery deposit at first plate of the capacitor. चार्ज Q दिया बैटरी ने और वो कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट पे डिपॉजिट हो गया। ड्यू टू इंडक्शन इट अट्रैक्ट माइनस क्यू ऑन द अपोजिट प्लेट। इंडक्शन की वजह से जो दूसरे प्लेट है क्या आ गया, माइनस क्यू। द पेयरिंग positive Q charges are repelled to first plate of second capacitor, which in turn induce minus Q on the opposite plate. Same action is repeated to all the capacitor, and in this way all capacitor gets Q charge. As a result, the charge given by battery Q, every capacitor gets charge Q. तो सीरीज में क्या होता है कि जितने भी कैपेसिटर हैं they all get the same charge. इसको आपने लगा दिया एक बैटरी से, तो यहाँ से जो चार्ज निकल रहा है तो यहाँ पर इस प्लेट पे प्लस क्यू डिपॉजिट होगा ड्यू टू इंडक्शन, इस प्लेट पे माइनस क्यू आएगा, फिर इस दूसरे वाले प्लेट पे प्लस क्यू आएगा, इसके अपोजिट प्लेट पे माइनस क्यू आएगा, फिर तीसरे वाले कैपेसिटर के प्लेट पे प्लस क्यू आएगा, इसके अपोजिट वाले पे माइनस क्यू आएगा ड्यू टू इंडक्शन। तो जो बैटरी है वो क्या किया, सारे कैपेसिटर पे सेम चार्ज क्यू डिपॉजिट किया। ऑल कैपेसिटर गेट क्यू चार्ज। एज अ रिजल्ट द चार्ज गिवन बाय बैटरी क्यू, एवरी कैपेसिटर गेट्स चार्ज क्यू। सारे कैपेसिटर पे क्या चार्ज है, क्यू आ गए। The potential difference of battery is sum of potential across all capacitor. और चार्ज तो क्यू आ गए तीनों कैपेसिटर पे, लेकिन जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, इसको आपने जोड़ रखा था बैटरी के पोटेंशियल से,
तो पोटेंशियल क्या होगा, अगर ये पोटेंशियल V है तो इसके बीच में क्या आएगा, V1 अलग पोटेंशियल होगा। इस कैपेसिटर के बीच में क्या आएगा, V2। इस कैपेसिटर के बीच में क्या आएगा, V3। फाइन। तो एवरी कैपेसिटर इज हैविंग डिफरेंट पोटेंशियल, राइट। चार्ज तो सेम हो गया, पोटेंशियल क्या अलग अलग है। द पोटेंशियल डिफरेंस V ऑफ द बैटरी सम ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस ऑल कैपेसिटर्स। V1 दिया कैपेसिटर 1 को, V2 दिया कैपेसिटर 2 को, V3 दिया कैपेसिटर 3 को। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, V। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 किसके बराबर हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। चूँकि दिया तो पोटेंशियल बैटरी नहीं, और वो बैटरी का पोटेंशियल कितना था, V। यही जो है डिस्ट्रीब्यूट हुआ अमंग 3 कैपेसिटर्स, V1 V2 V3। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 क्या हो जाएगा, V के बराबर हो जाएगा। ये बात समझ में आई। Therefore V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब आप V को Q और C के फॉर्म में लीजिएगा तो क्या होगा, Q और C के टर्म में लीजिएगा तो क्या होगा, V1 इज इक्वल टू Q1 अपॉन C1, V2 इज इक्वल टू Q2 अपॉन C2, V3 इज इक्वल टू Q3 अपॉन C3। अब यहाँ Q तो सेम है क्योंकि सब सीरीज में है, तो चार्ज जो सारे कैपेसिटर को मिला वो सेम मिला। तो V1 क्या हो जाएगा, Q अपॉन C1 लिख सकते हैं। V1 इज इक्वल टू Q1 Q2 Q3 सब बराबर है, Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3। आप लिख सकते हैं V1 इज इक्वल टू Q अपॉन C1, V2 इज इक्वल टू Q अपॉन C2। उसी तरीके से V3 इज इक्वल टू Q अपॉन C3, इसलिए Q1 Q2 Q3 सब बराबर है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा Q अपॉन V, टोटल चार्ज जो निकला और टोटल पोटेंशियल, ठीक है। तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस Q अपॉन V, और इसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन C इज इक्वल टू V अपॉन Q भी लिख सकते हैं। C इज इक्वल टू Q अपॉन V हो गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। रेसिप्रोकल कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन C इज इक्वल टू V अपॉन Q, उल्टा कर देने पे ये आ गया। और V क्या है, V1 प्लस V2 प्लस V3 है, और Q तो सेम ही है, Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 दैट इज इक्वल टू Q। तो यहाँ से क्या आ गया आपको, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आ गया, 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। कैसे आया, समझ में आई बात। चूँकि V1 अपॉन Q, तो V1 अपॉन Q क्या है, 1 अपॉन C1 है। V2 अपॉन Q क्या है, 1 अपॉन C2। V3 अपॉन Q क्या है, 1 अपॉन C3। तो 1 अपॉन C क्या हो गया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1 अपॉन C क्या हो गया, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो सीरीज में अगर कैपेसिटर को अरेंज करते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, 1 अपॉन CE इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। यहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि जो आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा, तीनों जो 3 कैपेसिटर आपने लगाया है तो उनमें जो सबसे कम होगी वैल्यू कैपेसिटेंस की, उससे भी कम होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू। ये ध्यान रखिएगा, कभी आपको न्यूमेरिकल दे दे, MCQ दे दे, वहाँ पर आपको 3 कैपेसिटर लगा दे सीरीज़ में और आपसे पूछे कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, तो आपको ये देखना है कि तीनों में सबसे कम वैल्यू का कैपेसिटेंस किसका है, उससे भी कम होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू। चारों ऑप्शन में हो सकता है 3 ऐसे ऑप्शन हो जो सबसे कम कैपेसिटेंस है ना उससे ज़्यादा वैल्यू हो 3 ऑप्शन का, और जो चौथा ऑप्शन हो वो जो सबसे कम वैल्यू है ना कैपेसिटेंस की, उससे कम अगर वैल्यू दे रखा है तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आप आंख बंद करके उसको बता सकते हैं कि डी विल बी द करेक्ट आंसर। इस कैलकुलेशन से बच जाइएगा।
ये इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो सीरीज़ में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो सबसे कम होगा जो भी कैपेसिटेंस वहाँ पर शो हो रहा है उससे, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन आगे दिख गया आपको कि जिसकी वैल्यू जो है सबसे कम कैपेसिटेंस से भी कम है, एक से ज़्यादा ऑप्शन है, फिर तो आपको फाइंड आउट करना होगा। अगर एक ही ऑप्शन है जो लाई कर रहा है उस रेंज में, तब तो फिर आप आंख बंद करके उसका आंसर लिख सकते हैं। So 1 upon C is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. The equivalent capacitance in series decreases and become smaller than smallest number. जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है सीरीज में क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है और क्या बन जाता है, स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट नंबर। इन सीरीज Q is same, therefore by Q is equal to CV we have, सीरीज में क्या होगा, Q सेम होगा, सारे कैपेसिटर को सेम चार्ज मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। सीरीज में Q सेम होगा। सो Q इज इक्वल टू CV होता है, तो जिससे क्या हो जाएगा, वी हैव C1 V1 इज इक्वल टू C2 V2 इज इक्वल टू C3 V3, बिकॉज Q इज इक्वल टू CV, सो C1 V1 इज इक्वल टू C2 V2 इज इक्वल टू C3 V3। और यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है हमें कि V is inversely proportional to capacitance. V is inversely proportional to capacitance. That is, larger C has a smaller V. जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा वहाँ पर पोटेंशियल कम होगा। And a smaller C has larger V across it. और जिसका कैपेसिटेंस कम होगा, स्मॉलर होगा, वहाँ पर V पोटेंशियल क्या होगा, लार्जर होगा, ज़्यादा होगा, ये ध्यान रखिएगा। फॉर टू कैपेसिटर सिस्टम, अगर दो कैपेसिटर सिस्टम की बात कीजिएगा तो 1 अपॉन सी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2, राइट। इसको जब आप सोल्व कीजिएगा तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी इफेक्टिव विल बी इक्वल टू C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये ध्यान रखिएगा। ये दो कैपेसिटर सिस्टम के लिए है। एन कैपेसिटर सिस्टम है तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 टू 1 अपॉन Cn। फाइन, इस तरीके से आप निकालना। तो यहां से अगर V1 निकालने के लिए कहे तो कैसे निकालोगे, तो V1 इज इक्वल टू C2V, दो कैपेसिटर सिस्टम का V1 अगर निकालने को कहे कि फर्स्ट कैपेसिटर पे कितना पोटेंशियल है, तो V1 क्या हो जाएगा, C2V अपॉन C1 प्लस C2। इफ n कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C आर जॉइंट इन सीरीज देन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C विल बी इक्वल टू C अपॉन n। अगर n कैपेसिटर है जिस सबका कैपेसिटेंस कितना है, C है, n कैपेसिटर सिस्टम है, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, 3, ये करते करते आपको कितने हो गए, n। फाइन, सबकी कैपेसिटेंस कितनी है, C C C C करके लास्ट तक C। तो उस केस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, C बाई n। आप देख लो, अगर 2 होता तो क्या होता, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2, ये होता ना 1 अपॉन C इक्विवेलेंट, तो वहाँ से क्या आ जाता, तो 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट क्या आ जाता, 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन सी 2 अपॉन सी, तो सी इक्विवेलेंट क्या आ जाता, C अपॉन 2। इस तरीके से C अगर n है तो क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट C बाई n। जब 2 के लिए C बाई 2 आ रहा है तो n के लिए क्या आ जाएगा, C इक्विवेलेंट C बाई n हो जाएगा ना। 3 के लिए देख चेक कर लो आप, तो 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन सी कितने आ गए, 3 अपॉन सी। सी इक्विवेलेंट कितने आ गए, C अपॉन 3 कैपेसिटर सिस्टम के लिए। इस तरीके से n का अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट क्या कितना आ जाएगा, C बाई n। ठीक है, प्रूफ भी करके समझा दिया आपको। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने बताया था आपको A से B जाना है, कितने रास्ते होंगे, एक से ज़्यादा रास्ते होंगे। आप A से B इस तरीके से भी जा सकते हैं, A से B इस तरीके से भी जा सकते हैं, A से B इस तरीके से भी जा सकते हैं। 3 कैपेसिटर सिस्टम है यहाँ पे, तो तीन रास्ते हैं,
ए से बी पहुंचने को। तो इस तरीके से आप क्या कह सकते हैं, जो ये जो 3 कैपेसिटर है, दिस वन एंड दिस वन, ये ऑल 3 आर अरेंज्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। If capacitors are connected in such a way that there are many paths to go from one point to another, एक से ज़्यादा पाथ है ए से बी तक पहुंचने के लिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए, then all these paths are parallel and capacitance of each path is said to be connected in parallel। तो इस तरह के अरेंजमेंट को क्या कहेंगे हम, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे। कैपेसिटर्स जो है इस तरह के अगर अरेंजमेंट में है तो क्या होगा, पैरेलल में है। Here 3 capacitors are connected in parallel and are connected across a battery of potential difference V। यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस V से जो है ना तीनों सारे कैपेसिटर यहाँ पर कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, V जो है ना सारे कैपेसिटर का सेम होगा पोटेंशियल, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। क्यों सेम होगा, ये आपको दिख रहा है, ये इसी के साथ अटैच है, इसी V के साथ, ये इसी V के साथ अटैच है और ये इसी V के साथ अटैच है। तो पैरेलल में क्या होगा, पोटेंशियल जो है वो सेम होगा अक्रॉस ऑल द कैपेसिटर। सीरीज में क्या था, Q सेम हो रहा था, जो चार्ज निकल रहा था बैटरी से वो सबको बराबर जा रहा था। क्योंकि एक के बाद दूसरे को जाना है सीरीज में, दूसरे के बाद तीसरे को जाना है, तो जो यहाँ से निकलेगा वही तो सबको फॉलो करते हुए आगे बढ़ेगा, सबको तो सेम सेम देता जाएगा, सेम ही चीज़ उधर से गुजरेगी। एक रास्ता है, अगर हम जा रहे हैं तो सभी को तो देखते जाएंगे, तो वही चीज़ है सीरीज में। अब पैरेलल में क्या, 3 रास्ते हैं भाई, तो चार्ज जो है कहीं से भी कुछ भी जा सकता है, but potential difference will be same for all the capacitor in parallel combination। The potential difference across each capacitor is equal and it is same as potential difference across battery। जो बैटरी का potential difference होगा वही potential difference सारे कैपेसिटर का होगा। The charge given by source is divided and each capacitor gets some charge। जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा सारे कैपेसिटर्स के बीच में, और हर कैपेसिटर को कुछ ना कुछ चार्ज मिलेगा। द टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। टोटल चार्ज कितना होगा, Q के बराबर ही होगा जो बैटरी ने दिया है। अगर हमने 10 रुपये दिए है तो 10 ही रुपये तीनों में बटेंगे, वो डिपेंड करेगा कि किसको कितना मिलना है उसके प्रॉपर्टीज़ पे। फाइन, सो टोटल चार्ज तो Q है एंड दैट चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 कैपेसिटर्स। फर्स्ट कैपेसिटर को Q1 मिला, सेकंड को Q2 मिल गया, थर्ड को Q3 मिल गया। ईच कैपेसिटर हैज़ चार्ज, Q इज इक्वल टू CV होता है, तो क्या हो जाएगा, Q1 इज इक्वल टू C1V1, Q2 इज इक्वल टू C2V2, Q3 इज इक्वल टू C3V3। यहाँ पर पैरेलल अरेंजमेंट में क्या होगा, पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो Q1 क्या हो जाएगा, C1V, Q2 क्या हो जाएगा, C2V, Q3 क्या हो जाएगा, C3V, यही तो होगा। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू क्या हो गया, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, V से डिवाइड कर दी हमने। जब V से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन V इज इक्वल टू Q1 अपॉन V प्लस Q2 अपॉन V प्लस Q3 अपॉन V। V से सबको डिवाइड कर दिया, पोटेंशियल सेम है अक्रॉस ईच कैपेसिटर विच इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। ठीक है, जो बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी है वही पोटेंशियल डिफरेंस सारे कैपेसिटर के अक्रॉस है। तो V से हमने डिवाइड कर दी तो क्या आ गया, Q अपॉन V इज इक्वल टू Q1 अपॉन V प्लस Q2 अपॉन V प्लस Q3 अपॉन V, यही आएगा डिवाइड बाई V। Q अपॉन V इज इक्वल टू Q1 अपॉन V प्लस हो जाएगा Q2 अपॉन V प्लस Q3 अपॉन V, यही होगा, यहाँ प्लस साइन होना चाहिए। सिंपली हमने क्या किया, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, यही चार्ज किया है बैटरी से निकल करके तीनों कैपेसिटर में, Q चार्ज विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज
Q2 और Q3 इन कैपेसिटर 1, कैपेसिटर 2, कैपेसिटर 3 रेस्पेक्टिवली। टोटल चार्ज क्या है? Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, डिवाइड कर दिया हमने पोटेंशियल से V, क्योंकि जो पोटेंशियल अक्रॉस बैटरी वही पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर है, तो Q अपॉन V इज इक्वल टू Q1 अपॉन V प्लस Q2 अपॉन V प्लस Q3 अपॉन V। यहाँ से क्या आ गया आपको? C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो तीनों कैपेसिटर से बड़ा होगा, क्योंकि सबका सम है, वो सबका जोड़ है वो, तो सबसे बड़े से भी बड़ा होगा C इक्विवेलेंट। ये ध्यान रखिएगा। C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ये प्रूव कर दिया हमने। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल इंक्रीजेस, यहाँ पैरेलल में क्या हो जा रहा है? इंक्रीज हो रहा है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, एंड इट इज़ मोर देन द लार्जेस्ट कैपेसिटेंस इन पैरेलल, और ये ज़्यादा होगा किससे? जो सबसे ज़्यादा है ना कैपेसिटेंस, उससे भी ज़्यादा होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू पैरेलल कॉम्बिनेशन में, क्योंकि ये C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 दे रहा है। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन V इज सेम, पोटेंशियल सेम होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, देयरफॉर V इज इक्वल टू Q1 अपॉन C1 इज इक्वल टू Q2 अपॉन C2 इज इक्वल टू Q3 अपॉन C3। पोटेंशियल सेम होगा तो V1 Q1 अपॉन C1 हो गया, V2 Q2 अपॉन C2 हो गया, V3 Q3 अपॉन C3 है। सारे पोटेंशियल सेम है तो V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 हो जाएगा। यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन आ रहा है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। जितना चार्ज होगा उतना ही कैपेसिटेंस होगा। चार्ज और कैपेसिटेंस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। लार्जर कैपेसिटेंस लार्जर इज चार्ज, जितना ज़्यादा कैपेसिटेंस उतना ज़्यादा चार्ज। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? Q1 क्या हो जाएगा? C1 इंटू वी। Q2 क्या होगा? C2 इंटू वी। Q3 क्या होगा? C3 इंटू वी। इससे भी आप जो चार्ज जिस कैपेसिटर को क्या मिला है, कितना मिला, ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं। Q1 निकालना हो तो उसका जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है उसको पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो Q1 आ जाएगा। Q2 निकालना है तो जो सेकंड कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है उसको आप पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दो तो Q2 हो जाएगा। उसी तरीके से Q3 निकाल लीजिए, C3 इंटू वी। इन टू कैपेसिटर सिस्टम चार्ज ऑन वन कैपेसिटर क्या हो जाएगा? दो कैपेसिटर सिस्टम पे चार्ज क्या आएगा? Q1 इज इक्वल टू C1 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस जितने भी कैपेसिटर हैं वो डाल दो, इनटू Q कर दो टोटल चार्ज के, यहाँ से Q1 निकल जाएगा आपको। n कैपेसिटर इन पैरेलल गिव्स C इज इक्वल टू NC। अगर n कैपेसिटर लगे हुए हैं पैरेलल में तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या होगा? n इंटू C। अगर n कैपेसिटर लगे हैं पैरेलल में जिसका कैपेसिटेंस C है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस उस केस में क्या हो जाएगा? n इंटू C। अगर n कैपेसिटर जो है पैरेलल में लगे हैं, सपोज ये n है, सबकी वैल्यू C है n टाइम्स तक, तो n कैपेसिटर अगर पैरेलल में है तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? NC। अगर 2 होगा तो क्या होगा? C1 प्लस C2 तो 2C हो जाएगा। अगर 3 होता तो क्या होता है? C1 प्लस C2 प्लस C3। सबकी वैल्यू सबकी कैपेसिटेंस सेम है C, तो C प्लस C 3 कैपेसिटर सिस्टम में 3C हो जाता। उसी तरीके से n हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? NC। ये ध्यान रखिएगा। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, एनर्जी कितने स्टोर होते हैं कैपेसिटर में, इस पर भी कभी न्यूमेरिकल पूछ ले जाता है। When charge is added to a capacitor, then charge already present on the plate repel any new incoming charge। अगर चार्ज कैपेसिटर को देते हैं तो चार्ज ऑलरेडी जो प्रेजेंट है प्लेट पे वो क्या करेगा? नए आने वाले चार्ज को रिपेल करेगा, जल्दी आने नहीं देगा। आपको एक फोर्स लगानी पड़ेगी, वर्क डन करना पड़ेगा, तभी वो चार्ज उस कैपेसिटर तक पहुंचेगा, स्टोर होगा। हमने पोटेंशियल में इस चीज़ को समझाया है, आप पोटेंशियल का लेक्चर ज़रूर सुने। Hence a new charge has to be sent by applying force and doing work on it।
इसलिए जब नए चार्ज को वहाँ भेजना है कैपेसिटर के पास, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी और एक वर्क करनी पड़ेगी। ऑल दिस वर्क डन ऑन चार्ज बिकम एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। जो भी आपने वर्क डन किया चार्ज को कैपेसिटर तक ले जाने में, एक जगह से दूसरी पोजीशन तक पहुंचाने में वर्क किया आपने जो भी, वो कहाँ स्टोर हो गया, इट इज़ स्टोर्ड एज एनर्जी इन द कैपेसिटर। जो भी आपने वर्क किया चार्ज को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक पहुंचाने में, तो वो एज एन एनर्जी स्टोर हो गया कैपेसिटर में। एट एनी इंस्टेंट, देखते हैं इसको फाइंड आउट करते हैं, प्रूफ करते हैं, निकालते हैं। एट एनी इंस्टेंट वर्क डन, किसी भी इंस्टेंट वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल इनटू चार्ज, दैट इज द वर्क डन। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इंटू डी क्यू, और डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी को हमने चेंज कर ली क्यू अपॉन सी में, पोटेंशियल को हमने कन्वर्ट कर ली चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस में, चूँकि पोटेंशियल इज इक्वल टू चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस होता है, तो हमने v की जगह पे क्या डाल दी, पोटेंशियल की जगह पे q अपॉन सी डाल दी इंटू डी क्यू। ये हो गया, समझ में आया कैसे आया, v इज इक्वल टू यहाँ पर q अपॉन सी है, तो v की जगह पे हमने q अपॉन सी यूज़ किया यहाँ पे। गुड। Therefore work done in charging the capacitor from charge 0 to q, इसलिए वर्क डन कितना हुआ कैपेसिटर को चार्ज करने में 0 से q तक, तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू q, q इंटू डी क्यू अपॉन सी, q अपॉन सी यहाँ से ले लिए, q अपॉन सी डी क्यू कर दिया हमने यहाँ, q अपॉन सी डी क्यू। टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, in charging the capacitor from charge 0 to q, integration 0 to q by c into dq, 1 upon c बाहर आ गया कांस्टेंट, 1 upon c बाहर, इंटीग्रेशन 0 to q dq का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, q स्क्वायर अपॉन 2, 1 upon c बाहर है तो q स्क्वायर अपॉन 2c, ये आ गया आपका वर्क डन। q स्क्वायर अपॉन 2c इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, q स्क्वायर अपॉन 2c, ये ध्यान रखिएगा। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर u इज q स्क्वायर अपॉन 2c, ये आ गया। अब आप c को जो है qv के टर्म में, cv के टर्म में आप कन्वर्ट करके अलग अलग निकाल सकते हैं। हाफ qv हो गया यहाँ, हाफ cv स्क्वायर हो गया। So energy stored in the capacitor is q square upon 2c, that is equal to half of qb, that is equal to half of cv square। तो ये ध्यान रखिएगा, अलग अलग एक्सप्रेशंस डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं बेस्ड ऑन दिस, सो ऑलवेज रिमेंबर दिस। दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, ये एनर्जी स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात करते हैं। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का क्या मतलब हुआ, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी जो भी है अपॉन वॉल्यूम, दिस इज़ द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको एनर्जी डेंसिटी भी कहते हैं। तो एनर्जी क्या है, हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर, देखा अभी हमने, हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर को हमने डिवाइड कर दिया वॉल्यूम से, हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर को हमने डिवाइड कर दिया वॉल्यूम से। तब आप यहाँ देखिए, हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर है, वी पोटेंशियल क्या होता है, ई इंटू डी, पोटेंशियल इज इक्वल टू ई इंटू डी, हमने समझाया था अभी आपको लास्ट स्लाइड में। तब पोटेंशियल की जगह पे हमने ई डी डाल दी, तो यहाँ वी स्क्वायर है पोटेंशियल स्क्वायर, तो ई स्क्वायर डी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पुट कर दी हमने वी की जगह पे। सी इज इक्वल टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में पढ़ा था हमने, जो कैपेसिटेंस वो क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, अगर मीडियम एयर है तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, यहाँ डाल दी हमने एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, फाइन। C की जगह पे हमने पुट कर दी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, यहाँ ये एप्सिलॉन नॉट हो गया, ये ए हो गया, ये नीचे का एक डी हो गया, ठीक है। और पोटेंशियल की जगह हमने क्या डाल दी, E इंटू डी, पोटेंशियल स्क्वायर है तो हो गया ई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, देखो ई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर है ना,
और बच गया ए इंटू डी, एरिया इंटू डेप्थ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। सारे समझ में आ गए आपको। सो हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए ई स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन डी ए डी। अब यहाँ से आप जब इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये ध्यान रखना, ये इस पे वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एनर्जी डेंसिटी क्या होगा, हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। कैसे आया ये हमने समझा दिया आपको। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मीन्स एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी की वैल्यू हमने डाल दी यहाँ पर, हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। सी की वैल्यू हमने डाल दी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। एक बार और समझा देते हैं। फाइन, हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर पोटेंशियल का स्क्वायर वी है, तो वी इज इक्वल टू हमने डाल दी ई डी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। चूंकि वी स्क्वायर है तो ई स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर आ गया। ठीक, अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम बच गया एरिया इनटू डेप्थ। इस तरीके से जब आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो गया आपका एनर्जी डेंसिटी। दो चार्ज कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं, कनेक्टिंग टू चार्ज्ड कैपेसिटर, तो क्या होगा, व्हेन टू कंडक्टर्स आर कनेक्टेड the charge flow from higher potential plate to lower potential plate till they reach a common potential। जब दो कंडक्टर को कनेक्ट करते हैं तो चार्ज क्या होगा, फ्लो होगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के साइड में। ये तो हमेशा होता है हर चीज़। कब तक फ्लो होगा, जब तक कि ये दोनों का पोटेंशियल कॉमन ना हो जाए, तब तक फ्लो होता रहेगा हायर टू लोअर। उस वक्त तक होगा जब तक दोनों प्लेट का जो पोटेंशियल है वो कॉमन ना हो जाए। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी है, अगर कोई चीज़ है हायर पोटेंशियल पे है, कोई चीज़ लोअर पे है, तो हायर से लोअर की तरफ फ्लो होती है। कब तक फ्लो होगी, जब तक वो दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए। यही है यहाँ पर हमने समझाने की कोशिश की है। कॉमन पोटेंशियल, ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1 एंड पोटेंशियल V1 इज कनेक्टेड टू अनदर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C2 and potential V2. The charge flow from higher potential to lower potential and it reach an in-between value V such that V is equal to total charge upon total capacitance or C1 V1 plus C2 V2 upon C1 plus C2. टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, C1 V1 प्लस C2 V2। टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा, C1 प्लस C2। टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल। तो कब तक फ्लो होगा, जब तक जो पोटेंशियल है वो C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 के बराबर ना हो जाए, तब तक फ्लो होता रहेगा। और ये जो पोटेंशियल है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये क्या है, कॉमन पोटेंशियल। ये V है, कॉमन पोटेंशियल हो गया। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। चैनल को देखते रहें, हर क्लास के लिए अच्छे अच्छे लेक्चर प्रेजेंट हैं। क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th। जनरल साइंस के भी अच्छे अच्छे लेक्चर्स हैं, बेसिक साइंस के भी लेक्चर्स हैं और एलिमेंट्री एजुकेशन के भी लेक्चर्स हैं। हमने अलग अलग प्लेलिस्ट में अलग अलग लेक्चर डाल रखा है बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड एंड क्लासेस। आप जिस क्लास में हो, जिस स्टैंडर्ड में हो, जिस तरह का आपको लेक्चर चाहिए आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में एक बार ज़रूर देखें कौन सा लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल है। कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।